हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। ओके, जैसे कि मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ CSI NET JRF IIT JAM और गेट के लिए। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसको अवेल कर सकते हैं सिंपली सब्सक्राइब करके चैनल को। ओके, देखिए आज मोनोटोनिक फंक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे बेस हम रिजल्ट भी देखेंगे कुछ बाउंडेड फंक्शन पे, मोनोटोनिक फंक्शन पे। बेसिकली मोनोटोनिक फंक्शन होता क्या है? मोनोटोनिक फंक्शन क्या है कि कोई फंक्शन मोनोटोन मतलब एक ही टोन में जा रहा है, चलता हुआ, भाई सीधी सी बात है ना, एक ही टोन में जा रहा है, या तो डिक्रीजिंग हो रहा है या इंक्रीजिंग तरह से, मतलब बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, एक ही टोन में चलता है, उसे बोलते हैं मोनोटोन। मोनो प्लस टोन मतलब एक ही टोन में चलने वाला मोनोटोनिक हो गया ना। तो यहाँ एक डेफिनेशन लिख दी मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में कि अगर x1 लेस देन x2, मतलब दो नंबर हैं रियल लाइन के ऊपर, x1 अगर x2 से छोटा है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस होंगी वो भी, उनमें भी वही रिलेशन होना चाहिए। मतलब लेस देन का रिलेशन अगर x1 x2 में है तो इमेजेस में भी लेस देन का ही रिलेशन होना चाहिए। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को बताता है, ठीक है ना, कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है। फॉर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डोमेन x1 लेस देन x2 सच दैट f of x लेस देन f of x2, देन वी से फंक्शन f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली मतलब ऐसे जा रहा चलता हुआ, ये है मोनोटोनिकली। भाई ये यहाँ पर कुछ x की वैल्यू रहेंगी करस्पॉन्डिंग इनके, ठीक है, यहाँ पर कुछ x की वैल्यू मान लिया 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 अगर 2 से कम है तो ये वाली वैल्यू जो है ना f of 1, ये भी इससे कम है, ये ज्यादा वैल्यू ये कम वैल्यू, तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। एग्जाम्पल लिख दिया मैंने log ex। ओके, और ये नोटेशन होता है इसका, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम। अब डिक्रीजिंग में इसका अपोजिट हो जाएगा। फॉर एनी 2 पॉइंट ऑफ डोमेन वेयर x1 ग्रेटर देन x2, अगर x1 तो x से ग्रेटर हो लेकिन करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस हैं f of x1 वो लेस देन हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि अगर x1 लेस देन x2 है लेकिन करस्पॉन्डिंग इमेजेस में इसका अपोजिट रिलेशन आ जाए, f of x1 ग्रेटर देन f of x2 हो जाए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीज हो रहा है, एक ही टोन में डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया ना बात। भाई x1 तो x2 से ग्रेटर है लेकिन करस्पॉन्डिंग इमेजेस जो है उनमें उल्टा रिलेशन हो गया, तो फंक्शन कुछ ऐसे जाएगा चलता हुआ फिर तो भाई, ठीक है ना, ये ऐसे जाएगा ना। मान लिया ये हमारी y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, भाई यहाँ ले लो आप 1, यहाँ ले लो आप 2, 1 2, तो 1 के करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ मिली, 2 करस्पॉन्डिंग इमेज यहाँ मिली, 2 तो 1 तो लेस है 2 से, लेकिन आप ये देख रहे हैं ना ये f ऑफ, ये वाला f ऑफ x1 ये तो ग्रेटर हो गया ना f ऑफ x2 से, ठीक है, इनमें इसमें ग्रेटर का रिलेशन आ गया यहाँ पर, तो ये वाला फंक्शन कहलाएगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्जांपल लिख दिया, log बेस में ले लिया 1/2, अगर भाई हम यहाँ 1 से छोटा लेते हैं ना इसे, तो ये डिक्रीजिंग की, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग ही होगा ये log x का ग्राफ, इसका जब हम ड्रॉ करेंगे। तो ये था मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, एक ही टोन में इंक्रीज और एक ही टोन में डिक्रीज होने वाले फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कहते हैं। ओके, चलिए बाउंडेड फंक्शन क्या है भाई? बाउंडेड फंक्शन क्या होता है कि जो बाउंडेड है उसको बाउंडेड बोलेंगे, जो इसके ऊपर बाउंड लगा हुआ है, जिसकी रेंज जो है वो बाउंड हो जाए तो उसको बाउंडेड कह देंगे। भाई इसी को हम देख लेते हैं इसी वाले से, जैसे ये रेंज है, ये हमारी रेंज जा रही है चलती हुई फंक्शन की, इसको हम यहाँ तक ले जाएं, बस यहाँ तक, अगर यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाले से लेके यहाँ तक जो बाउंड हो गया बीच में, फंक्शन की रेंज अगर बाउंड हो रही है तो इसका मतलब फंक्शन बाउंडेड है। ये मैंने यहाँ लिखा भी है, लेट f बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन s इज अ सबसेट ऑफ r, then f is said to be bounded if range of f is bounded। ठीक है, that is f s to r, we say f is bounded if there exists small m capital M belongs to r such that f of x lies between small m and capital M for all x belongs to s। ठीक है, मतलब रेंज जो हो गई वो दो नंबर्स के बीच में आ गई, स्मॉल m कैपिटल M, ये लोअर बाउंड अपर बाउंड है, इस वजह से मैंने स्मॉल और ग्रेटर लिखा है, इसको बोलते हैं लोअर बाउंड, इसको बोलते हैं अपर बाउंड। ओके, दैट इज रेंज सेट f ऑफ s इज बाउंडेड। अगर रेंज सेट उसका बाउंडेड हो गया ना, रेंज अगर बाउंडेड हो गई तो फंक्शन भी हमारा बाउंडेड हो जाएगा। ओके, अब अनबाउंडेड के लिए क्या है कि अनबाउंडेड, बाउंडेड नहीं तो अनबाउंडेड होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन उसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? हम डोमेन के अंदर से एक सीक्वेंस उठाएंगे, अगर सीक्वेंस हमारी बाउंडेड है जो हमने उठाई है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इमेजेस बननी है, इमेज जो बन रही है वो भी बाउंडेड होनी चाहिए। अगर वो बाउंडेड नहीं हो रही है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा अनबाउंडेड है। ये मैंने लिख भी दिया यहाँ पर, if f is unbounded on s, then for any n belongs to n, मतलब क्या, नेचुरल नंबर, there exists xn, xn मतलब एक सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस ऐसी एग्जिस्ट कर जाएगी, कहां से? बिलोंग्स टू s, s मतलब डोमेन से, सच दैट कि f ऑफ x1 ग्रेटर देन n के हो जाएगा। समझ रहे हो, या तो ग्रेटर देन n के हो जाएगा और f ऑफ x लेस देन माइनस n के हो जाएगा फॉर ऑल n के लिए, मतलब या तो वो लगातार घटता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा, तो ये अनबाउंडेड हो जाएगा ना। तो there exists a sequence xn in S such that f of xn is unbounded। तो डोमेन में से एक सीक्वेंस उठाई, उसके करस्पॉन्डिंग उसके ऊपर f को अप्लाई किया, f को अप्लाई करने से देखा कि वो अनबाउंडेड है या बाउंडेड है। अगर वो अनबाउंडेड हो गया है तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो अनबाउंडेड फंक्शन है। ओके,
ये मैंने एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है आपको। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लिया 1/x, जब x जो है 0 1 के 0 इस वाले इंटरवल आता है 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज। ठीक है, अब यहाँ से क्या करें, एक सीक्वेंस उठाई, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस xn, कहाँ से, r से, ये r से इस वाले डोमेन से आ रहा है ना, इस वाले डोमेन से हमने एक सीक्वेंस उठा ली 1/n। ठीक है, अब जब 1/n सीक्वेंस उठाई तो डोमेन में से तो आ गई 1/n टाइप के नंबर ही होंगे भाई 0 से 1 के बीच में तो, लेकिन जब हम इसमें f x के अंदर रखेंगे, x को रिप्लेस करेंगे 1/n से, तो क्या मिलेगा यहाँ 1/1/n, तो ऊपर चला जाएगा तो ये मिल जाएगा n, तो ये तो अनबाउंडेड हो गया। सो f of xn equal to f of 1/x which is equal to n which is unbounded, so f is unbounded। अगर इसको ग्राफ से देखना चाहते हैं तो ग्राफ भी इसका ड्रॉ कर लें। 1/x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 1/x का ही ग्राफ मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। जैसे ही हम 0 की तरफ को जाते हैं, 0 की तरफ को चलने की कोशिश करते हैं, जब x टेंड्स टू 0 तो ग्राफ जो है वो एकदम इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है, ग्राफ दोनों साइड से इन्फिनिटी तरफ चला जाता है अगर हम 0 की तरफ को मूव करते हैं। तो जैसे ही हम 0 की तरफ को मूव करते हैं, ग्राफ हमारा जाता है इन्फिनिटी तरफ को मूव करता है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा क्या है, अनबाउंडेड है। इसी का ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ओके, अब कुछ रिजल्ट हैं इससे रिलेटेड। सम ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन अगेंस्ट बाउंडेड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट रिजल्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं IIT JAM में भी, CSIR नेट में और गेट में। ठीक है, सम ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन अगेन बाउंडेड, प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन अगेन बाउंडेड, बट f एंड g अगर टू बाउंडेड है तो f अपॉन g के बारे में नहीं कह सकते, वो मे फेल बाउंडेड। ठीक है, समझ लो, कोई एग्जांपल ले लो, मतलब से fx इक्वल टू ले लो भाई, कुछ भी मतलब से एग्जांपल ले लो, मैं ले लेता हूँ 5। ठीक है, या चलो 5 ही ले लेते हैं, और gx बराबर ले लेते हैं हम, क्या लें, gx बराबर ले लेते हैं x, तो जैसे f अपॉन g करेंगे तो 5/x आ जाएगा ये तो। ठीक है, ये 5/x तो अनबाउंडेड हो जाएगा ना, तो ठीक है, तो मे फेल टू बी बाउंडेड, यही कह रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि इफ f इज बाउंड, मतलब बाउंडेड हो, ये फोर्थ रिजल्ट जो है बाउंडेड हो भी सकता है और बाउंडेड नहीं भी हो सकता, दोनों ही केसेस इसके लिए। f एंड अगर बाउंडेड है दोनों तो ये मे फेल, मे और मे नोट वाली कंडीशन है। लास्ट रिजल्ट यहाँ पर क्या है कि इफ f इज बाउंडेड एंड g इज अनबाउंडेड, तो भाई एक बाउंडेड है एक अनबाउंडेड, तो सम तो अनबाउंडेड होना ही होना है। मतलब कहने की बात, क्या अनबाउंडेड का मतलब होता है समुद्र, ऐसे मान लो ओशियन है। ठीक है, और एक बाउंडेड का मतलब होगा थोड़ा बहुत पानी। अब भाई थोड़े बहुत पानी को समुद्र में मिलाओ तो सारा समुद्र ही बन जाएगा भाई, वो तो ऐसा तो है नहीं, वो सारा छोटे वाला बन जाएगा। एक बाल्टी पानी है और एक समुद्र है आपके पास, तो अनबाउंडेड का मतलब तो समुद्र हो गया ना पूरी तरह से, तो f प्लस g भी अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ समझने की बात है ही नहीं ज्यादा बड़ी। और एक रिजल्ट है कि लेट f बी ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर f कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है किसी इंटरवल i ऑफ r में, देन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, स्ट्रिक्टली इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा ऑन f ऑफ i में, वेयर i क्या है, इंटरवल है, हम f ऑफ i का मतलब i की इंटरवल जो है उसकी इमेज। ओके, तो f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा ऑन f ऑफ i में। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट रिजल्ट है कि if f is decreasing function on bounded open interval ab, एक bounded open interval ले लिया ab, then f is bounded above on ab, then अगर bounded above है मतलब ऊपर से bounded है तो जाहिर सी बात है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ये एग्जिस्ट करेगी, अगर नीचे से bounded है, bounded below है, तो लिमिट हमारी यहाँ पर a लिखना चाहिए था, f of a, ये रहा a लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये वाली एग्जिस्ट करेगी, इसमें कोई समझने की बात ही नहीं है भाई, ये तो आप एक ऐसे ड्रॉ कर लें अपनी साइड से समझने के लिए, ये रहा। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे जा रहा है चलता हुआ। ठीक है, अगर ये कह रहा है कि बाउंडेड अबव है, ऊपर से बाउंडेड है तो ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और नीचे से बाउंडेड है तो यहाँ वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी। बस खत्म हो गई, कुछ समझने का ही नहीं इसमें, तो ऐसे एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बस। तो इतना ही था आज के लेक्चर में, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा इसके बाद का जितना भी हमारा सिलेबस बचा हुआ है। मैं ज़्यादा बड़े लंबे लेक्चर नहीं बनाना चाहता हूँ, लाइक क्योंकि उसको फिर स्टडी करने में प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करें। मैं यहाँ पूरा सिलेबस आपका कवर करूंगा जो CSI, NET, JRF, IIT JAM और गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, थैंक यू अगेन।